Hello students, myself Venakatiyar from RN Agriculture classes. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर वन का नाम है एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। लास्ट टाइम हमने इसका स्टडी किया था कि एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, एग्रोनॉमी के क्या एडवांटेज हैं, एग्रोनॉमी का कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, यानी बिजनेस में या इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि सॉइल के अंदर या जो मृदा है, मृदा की फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन और बायोलॉजिकल कंडीशन, ये तीनों मिलाकर के अगर इसको हम टर्म दें तो इसको कहेंगे हम सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैपेसिटी। मृदा उर्वरता होती क्या है? मृदा उर्वरता के बारे में अगर हम इसका अर्थ समझें तो अर्थ का मतलब है इसका कि मृदा के द्वारा पौधों को आवश्यक सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में प्रदान करने को क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता। यानी कि पौधों को मृदा के द्वारा सभी पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में प्रदान करना मृदा उर्वरता कहलाता है। मृदा उर्वरता का संबंध मृदा की उपजाऊपन, मृदा में सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की रासायनिक दशा, जीवाणुओं की सक्रियता, मृदा का तापमान, ये सारा उचित होना यानी कि मृदा उर्वरता है। सामान्यतः उपजाऊ मृदाएं उत्पादक होनी चाहिए, किंतु सभी दशाओं में ये सत्य नहीं होता। यानी कि अगर हम ये कहें कि उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक होगी तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि मृदा उर्वर होने का मतलब है कि मृदा के अंदर सभी पोषक तत्व, सभी जो अनुकूल अवस्थाएं हैं पौधे की वृद्धि करने के लिए वो पर्याप्त हैं। लेकिन मृदा उत्पादकता का पहले मैं अर्थ बता दूं कि मृदा उत्पादकता का मतलब है प्रति हेक्टर उत्पादन या प्रति हेक्टर आय। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर मृदा उर्वर है और वो उत्पादक भी होगी तो ये गलत होगा। यानी कि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक होगी। क्यों? क्योंकि अगर मृदा के द्वारा सभी फसल को या कोई भी फसल है उसे अच्छी तरह तैयार किया गया, हमारे पास अच्छी फसल प्राप्त हुई, लेकिन किसी प्रतिकूल स्थिति में जैसे ओला है, पाला है, तूफान है या बीमारियां हैं, इनके द्वारा अगर फसल नष्ट हो जाती है तो हमें उससे कोई आय प्राप्त नहीं हो पाती है, बहुत कम आय प्राप्त होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक हो ये ज़रूरी नहीं है। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मृदा उर्वरता का मतलब क्या है। मृदा उर्वरता का मतलब है मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा जो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने दो भागों में बांटा है, एक है प्राकृतिक कारक और दूसरे हैं कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक के अंदर पहला फैक्टर है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब है जिनसे मृदा का निर्माण होता है। वो मृदाएं कैसी हैं? जैसे अम्लीय मृदाएं, अम्लीय मृदाओं का निर्माण होना या क्या नाम है क्षारीय मृदाओं का निर्माण होना। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो अम्लीय आग्नेय चट्टाने से बनने वाली मृदाएं जो हैं वो कैसी होती हैं? अम्लीय आग्नेय चट्टानों से बनने वाली मृदाएं अम्लीय मृदाएं होंगी, और बालू पत्थर के अपक्षय से यानी बालू पत्थर के द्वारा जो बनने वाली मृदाएं हैं वो बलुई मृदाएं होंगी। इसी तरीके से जिन चट्टानों में क्षार पाई जाती है वो क्षारीय मृदाएं होंगी। अतः हम कह सकते हैं क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनने वाली भारी मृदाओं का निर्माण होता है। यानी कि क्षारीय और अवसादी चट्टानों के क्षय होने से या अपक्षय होने से जो भारी मृदा जिसे कहते हैं क्ले मृदा या चिकनी मृदा, इसका निर्माण होता है। और अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैतृक पदार्थ, यानी पैतृक पदार्थ क्या है? अम्लीय आग्नेय चट्टान और बलुई पत्थर, इनके अपक्षय होने से जो मृदा बन रही है वो कौन सी है? बलुई मृदाएं। और क्षारीय अवसादी चट्टानों के अपक्षय से जो मृदाएं बन रही हैं वो है भारी मृदा यानी क्ले मृदा। इनमें जो क्ले मृदा हैं या क्षारीय अपसादी चट्टानों से बनने वाली मृदाएं हैं, इनमें क्षार की मात्रा अधिक होती है और इन मृदाओं की उर्वरता भी अधिक होती है।
सेकंड आता है स्थल आकृति। जिन मृदाओं की स्थल आकृति यानी कि ढालू भूमि पर हैं या असमतल भूमि पर हैं, तो ऐसे में उन क्षेत्रों की जो ऊपरी भाग है वो उनकी मृदा उर्वरता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ढालू क्षेत्र पर होने से पानी के साथ बह करके पोषक तत्व निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं। अतः निचले जो समतल क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, उन पर जाने के बाद में वहाँ पर पोषक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। अतः जितने ढालू क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी मृदाएं कम उर्वर, और समतल क्षेत्रों की या उनके आसपास के निचले समतल क्षेत्रों की मृदाएं अधिक उर्वर होती हैं। नेक्स्ट है मृदा आयु। मृदा जितनी पुरानी होगी उसकी उर्वरता उतनी कम होगी और नई मृदा की उर्वरता अधिक होगी, क्योंकि पुरानी मृदाओं में लगातार वनस्पति उगने से, खेती करने से उनकी उर्वरता कम होती चली जाती है। लेकिन जो नई मृदाएं हैं उनमें पुरानी मृदाओं की तुलना में पोषक तत्व अधिक होते हैं, जिससे वह मृदाएं उर्वर होती हैं। नेक्स्ट है जलवायु। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल करके निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ शुष्क क्षेत्र है, तेज वायु चलती है, तो वहाँ पर मृदा का क्षरण होकर के उर्वर मृदा की परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वहाँ भी मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि के क्षारीय होने का भय रहता है, यानी कि जो मृदा है उस पर लवण ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे मृदाएँ लवणीय क्षारीय बनने लगती हैं। जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ताप अधिक है, वहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का विघटन यानी कि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे पोषक तत्व कुछ समय के लिए मिल पाते हैं और बाद में उनकी उर्वरता कम हो जाती है। अधिक तेज शुष्क वायु के कारण मृदा क्षरण होने से भी मृदा उर्वरता घट जाती है, यानी मृदा उर्वरता में कमी आती है। नेक्स्ट है मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई का मतलब है कि जब मृदा को सीधा काटा जाता है, सीधा गहराई में काटा जाता है, यानी वर्टिकल जो कटिंग की जाती है मृदा की, तो उसमें हमें अलग अलग मृदा की परतें दिखाई देती हैं। जो अलग अलग परतें दिखाई देती हैं उन्हें हम बोलते हैं संस्तर, और जितने भी संस्तर हैं उन सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, मृदा प्रोफाइल। यानी कि मृदा को सीधा वर्टिकल काटा जाए तो उसके काटने के बाद में जो हमें मृदा की विभिन्न परतें, अलग अलग परतें दिखाई देती हैं खड़ी कटान में, वो परतें हमारी कहलाती हैं संस्तर, और उन्हें सामूहिक रूप से हम कहते हैं मृदा प्रोफाइल। अतः मृदा की प्रोफाइल जितनी अधिक गहरी होगी, इसका अर्थ है कि गहरी मृदा प्रोफाइल का होना कि मृदा जितनी गहराई तक मृदा है, यानी कंकड़ पत्थर, जैसे कुछ जगह हम मृदा की कटाई करते हैं या खुदाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ ही गहराई पर जाने के बाद कंकड़ पत्थर आने लगते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में मृदा काफ़ी गहराई तक मृदा होती है, कंकड़ पत्थर नहीं आते, उन्हें हम कहते हैं गहरी मृदा। और जिन मृदाओं में कुछ ही खुदाई करने पर या कुछ गहराई पर ही कंकड़ पत्थर आने लगते हैं तो उन्हें हम कहते हैं उथली मृदाएं। अतः गहरी मृदाएं उथली मृदाओं की तुलना में अधिक उपजाऊ होती हैं। गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जा पाते हैं, अधिक गहराई से पोषक तत्व अवशोषित कर पाते हैं, जल अवशोषित कर पाते हैं और अच्छी तरह फैल पाते हैं, और अपनी मजबूती का या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जड़ों को फैला करके अच्छी मजबूती बनाए रख सकते हैं। उथली मृदाओं में सूखे की स्थिति में पौधे में पानी की कमी होने लगती है। जितनी भी उथली मृदाएं हैं उनमें क्योंकि जड़ें गहरी नहीं होती तो पौधों को पानी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। हम जानते हैं कि मृदा की जितनी गहराई पर जाते हैं उतनी नमी बढ़ती जाती है। अतः ऐसी स्थिति में उथली मृदाओं में पानी की कमी होती है, जड़ें गहरी नहीं होती हैं और पौधा थोड़े से पानी की कमी होने पर ही सूखने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा मृदा की भौतिक दशा। मृदा भौतिक दशा का मतलब है मृदा के अंदर जो रंध्रावकाश है, मृदा कणों का आकार है, मृदा का गठन है, मृदा की संरचना है, मृदा के अंदर पारगम्यता है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। अगर मृदा की जल धारण क्षमता अधिक है, यानी कि जल को रोके रखने की क्षमता अधिक है, जल अवशोषण क्षमता अधिक है, मृदा में रंध्रों का आकार छोटा है, तो मृदा की उर्वरता अधिक होती है। और इसी के अपोजिट अगर हम देखें तो बलुई मृदा जितनी है उनके कण बड़े होते हैं, उनके रंध्रावकाश यानी पोर्स बड़े होंगे, और पोर्स बड़े होने से पोषक तत्व या तो तेज़ी से जल के साथ नीचे की ओर चले जाते हैं या उनमें से बहुत तेज़ी से वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे मृदा में नमी की कमी हो जाती है। इसके कारण मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, यानी नमी की कमी में जितने भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ हैं उनका विच्छेदन नहीं हो पाता। इसके अपोजिट ही अगर हम देखें जो बलुई मृदा है, बलुई मृदा का जस्ट अपोजिट है
क्ले मृदा यानी काली मृदा। काली मृदाओं में कण बहुत छोटे होते हैं जिससे उनकी उर्वरता अधिक होती है, उनमें कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन अधिक हो पाता है, यानी कि मृदाओं के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ हैं नमी की उपलब्धता के कारण वो तेज आराम से या आसानी से या काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे विच्छेदित होते रहते हैं, जिससे अधिक समय तक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। इसके बाद में है मृदा अपर्दन। जिन क्षेत्रों में जल से या वायु से या अन्य कारकों से मृदा का क्षरण होता है उनमें पोषक तत्व ऊपरी मृदा के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम होती है। ऐसे स्थान जहां पर मृदा अपर्दन या मृदा कटाव या मृदा क्षरण अधिक होता है वहां की मृदाएं कम उर्वर होती हैं। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, यानी कि मृदा में जो पोषक तत्व या कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में, तो मृदा में पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में होंगे। अतः ऐसे ही कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन अधिक होती है तो कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे तत्व कम पाए जाते हैं। जिनमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं उनकी उर्वरता भी कम होगी, और जिन मृदाओं में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं उनकी मृदा उर्वरता अधिक होती है। जिन मृदाओं में तत्वों की मात्रा अधिक होगी, यानी कि तत्व का मतलब है जो पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, अगर वो पोषक तत्व अधिक हैं तो निश्चित ही वो मृदा उर्वर होगी। इसके बाद में ये थे हमारे प्राकृतिक कारक। इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में पहला आता है जलाक्रांति, यानी कि जहाँ पर पानी अधिक भरा हो। जल क्रांति का मतलब है किसी क्षेत्र में जल का भराव अधिक हो जाना, और जहाँ जल का भराव अधिक हो जाता है वहाँ पर पोषक तत्व नीचे की ओर चले जाते हैं या उनमें विनाइट्रीकरण होने लगता है, जिससे मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में है फसल प्रणाली, यानी कि फसल को किस तरीके से उगाया जाता है या उगाया जा रहा है। प्रति वर्ष निश्चित पोषक जो फसल है वो प्रति वर्ष क्या करती हैं, निश्चित पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। अगर हम लगातार एक ही फसल उगाते रहते हैं तो वो निश्चित पोषक तत्व मृदा के द्वारा फसलों के द्वारा मृदा से ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। अतः हम फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र में दलहन अदलहन फसलों को अगर शामिल करें तो इससे मृदा उर्वरता बढ़ती भी है और मृदा उर्वरता स्थिर भी बनी रहती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा कृत्रिम कारक का मृदा पीएच। मृदा पीएच पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है, यानी कि अगर अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम रहती है तो लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और तांबा जो कॉपर जिसे कहते हैं वो इनकी अधिकता हो जाती है, जिससे इसका पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर अम्लीय मृदा है और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर इनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि इनका हानिकारक प्रभाव पौधों पर पड़ता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा क्षारीय मृदाओं में अधिक हो तो लोहा, मैग्नीज, कॉपर इनकी उपलब्धता पौधों को कम हो जाती है। अतः जो पीएच है वो मृदा में पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, फोर्थ पॉइंट है सूक्ष्म जीव। मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें मुख्यतः कवक, शैवाल, एक्टिनोमाइसीटी, जीवाणु ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जब मृदा के अंदर शैवाल अधिक मात्रा में होती है तो शैवाल वायु संचार को बढ़ाती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। इसी प्रकार कवक तथा एक्टिनोमाइसीटी जटिल कार्बनिक यौगिकों का विच्छेदन कर ह्यूमस बनाते हैं, यानी उन्हें सरल पदार्थों में विच्छेदित करते हैं। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों को संचित करके मृदा उर्वरता को बढ़ा देते हैं। जैसे ही ह्यूमस जो कार्बनिक पदार्थ है वो ह्यूमस में विच्छेदित होने लगता है तो वो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में टूट जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ने लगती है। ठीक इसी प्रकार राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जब राइजोबियम जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं तो मृदा में पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे मृदा उर्वरता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है फिफ्थ
फिफ्थ पॉइंट, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। मृदा में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे ह्यूमस उतना अधिक बनेगा, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के बाद जो ह्यूमस प्राप्त होता है या ह्यूमस बनता है वो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदला हुआ होता है, जिससे पौधे उसे आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। यानी कि जटिल पदार्थ पौधे आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते और उन्हें उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विच्छेदन होता है, तभी पौधे आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो पहले पॉइंट था सूक्ष्म जीव, तो उसका ही संबंध कार्बनिक पदार्थ से है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर मृदा में अधिक है तो उसका सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदन होने पर जो पौधों के लिए जो पोषक तत्व है वो प्राप्त हो जाते हैं उससे, और जब पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे तो पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक है और मृदा में सूक्ष्म जीव पर्याप्त मात्रा में या सक्रिय अवस्था में उपस्थित है तो वो मृदा उर्वर होती है। नेक्स्ट है मृदा में जुताई की विधि व समय। जब ढालू खेत होते हैं या ढालू क्षेत्र पर पाए जाने वाले खेत हैं तो उनमें ढाल के लंबवत जुताई की जाए तो उससे मृदा क्षरण कम होता है और पोषक तत्व पानी के साथ बह करके बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत ज़्यादा हानि नहीं हो पाते। तो इससे क्या होगा, जब हम ढालू क्षेत्र पर ढाल के लंबवत जुताई करते हैं तो मृदा क्षरण कम होगा, यानी मृदा उर्वरता की हानि कम होगी। ठीक इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक जुताई करने से मृदा क्षरण बढ़ जाता है, कार्बनिक पदार्थ जलने लगता है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ पर कुप्रभाव पड़ता है। जो कार्बनिक पदार्थ है उसका विच्छेदन पूरी तरह से बहुत या तो शीघ्र हो जाता है या कार्बनिक पदार्थों का नमी की कमी में विच्छेदन नहीं हो पाता, जिससे मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। भूमि को उचित गहराई पर जोतने से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है, यानी निश्चित गहराई तक अगर जुताई की जाए तो मृदा की भौतिक दशा सुधार होता है, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसके बाद ये हो गया हमारा मृदा उर्वरता, यानी हमने पढ़ा अभी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक और मृदा उर्वरता की परिभाषा। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में थे कृत्रिम कारक और प्राकृतिक कारक। अब हम पढ़ रहे हैं मृदा उत्पादकता यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उत्पादकता का अर्थ है कि प्रति हेक्टर मृदा से प्राप्त उपज या उससे प्राप्त आय, यानी कि उत्पादन में जो प्रति हेक्टर हमें उत्पादन प्राप्त होता है, या हम ये कहें कि 5 हेक्टर से जो हमें फसल का उपज प्राप्त हुई है वो हमारा उत्पादन है, लेकिन अब उसे हम अगर प्रति हेक्टर कैलकुलेट करें तो वो हमारी उत्पादकता कहलाती है। मृदा उत्पादकता कई कारकों से प्रभावित होती है, यानी कि मृदा उत्पादकता की अगर हम बात करें तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे मृदा उर्वरता है, मृदा उर्वरता के मार्केट की मांग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह के कई सारे कारक हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। उत्पादन में वृद्धि के कारक, जितने भी कारक हैं उत्पादन में वृद्धि करने वाले, उनका सीधा संबंध मृदा उत्पादकता से होता है। अधिकतम उत्पादन के लिए सभी कारक पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होना आवश्यक है, तभी मृदा उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। सभी कारक फसल उत्पादन के लिए मुख्य कारक मृदा है, यानी कि मृदा में सबसे पहले अगर हम फसल उत्पादन की बात करते हैं तो पहला उसका बेस है मृदा, यानी अगर मृदा की दशाएं अच्छी हैं, जैविक दशा, रासायनिक दशा, भौतिक दशा, यानी कि मृदा उर्वरता, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि मृदा उत्पादकता अच्छी हो सकती है, लेकिन 100% हम ये सिक्योर नहीं कह सकते कि मृदा उत्पादकता तब भी अच्छी होगी। अब इसके बाद में आता है मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने का वाले कारकों में पहला पॉइंट आता है हमारा मृदा उर्वरता, यानी कि अगर मृदा उर्वर है तो मृदा उत्पादकता अधिक होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि मृदा से जो फसल हमें प्राप्त हुई है, जो उपज हमें प्राप्त हुई है, वो अच्छी क्वालिटी की भी है और अच्छी क्वांटिटी में भी हमें प्राप्त हुई है। अगर वो सही मार्केट तक पहुंच जाती है और उस कंडीशन में उससे हमें जो आय प्राप्त होगी वो अधिक होगी। दूसरा है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा का संबंध है मृदा कणाकार, मृदा संरचना, जल धारण क्षमता, वायु संचार, मृदा में रंध्रावकाश, मृदा का प्रकार, ये सभी मृदा की भौतिक दशा से संबंध रखते हैं। और अगर ये अनुकूल अवस्था में है तो निश्चित ही मृदा उत्पादकता को सुधार करते हैं, यानी मृदा उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। इसी प्रकार है मृदा की स्थिति। अगर मृदा शहरी क्षेत्र के पास है या खेत हमारे शहरी क्षेत्र के पास हैं तो फसल को आसानी से बेचा जा सकता है, फसल का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज खर्चा जो है वो कम होगा, जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है इसके बाद में उत्पाद की मांग का संबंध सीधा उत्पादकता से डायरेक्ट बिल्कुल संबंध है, क्योंकि मांग मार्केट के अंदर किसी भी उत्पाद की, किसी भी प्रोडक्ट की अगर मार्केट के अंदर मांग अधिक होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और मांग कम होने पर उसका मूल्य घट जाता है। जितनी डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, उस फसल का उतना अधिक मूल्य होगा, और जितना अधिक मूल्य होगा उतना अधिक हमें आय प्राप्त होगी, जिससे हमारी उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है इसके यातायात के साधन। यातायात के साधन जितने अच्छे होंगे, जितने कन्वीनियंट होंगे, जितने कम चार्ज पर हमें प्राप्त होंगे, तो उससे हमारी फसल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी, और जितनी लागत कम होगी, इनपुट कम होगा, उतना हमें लाभ अधिक होगा, यानी कि उत्पादकता अधिक होगी। इसके अलावा अन्य कारक हैं मृदा उत्पादकता के। अन्य कारकों की बात करते हैं तो इसमें आता है मौसम की प्रतिकूल दशा। मौसम की जो प्रतिकूल दशा है, अगर वो हमारे फसल की तैयार होने के समय या तैयार होने के बाद हार्वेस्टिंग के समय पर अगर कोई ऐसी प्रतिकूल दशा हो जाती है, जैसे आंधी है, तूफान है, ओला है, कीट रोग बीमारियों का आक्रमण है, तो इनसे क्या होता है, उत्पादकता हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि इससे फसल खराब होगी और फसल का हमें सही मूल्य नहीं मिल पाएगा या अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे लाभ में या आय में कमी आएगी और हमारी मृदा उत्पादकता कम हो जाएगी। इसी प्रकार जानवरों के द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने पर फसल हमारी बहुत अच्छी तैयार है, मृदा उर्वर है, मृदा ने बहुत अच्छी फसल तैयार की है, लेकिन अगर किसी जानवर के द्वारा उस फसल को हार्वेस्टिंग से पहले या हार्वेस्टिंग के बाद ही नुकसान पहुंचा दिया जाता है, तो हमारी फसल खराब हो जाती है, जिससे हमें आय या लाभ नहीं मिल पाता है या बहुत कम मिल पाता है और उत्पादकता कम हो जाती है। समय पर सही कृषि क्रियाएं ना करने से, जैसे अगर हम समय पर जुताई ना करें, समय पर खरपतवार नियंत्रण ना करें, समय पर बीज की बुआई ना करें, या हम समय पर फसल की कटाई ना करें, तो इससे हमें जो फसल की मात्रा और जो फसल की गुणवत्ता है वो सही प्राप्त नहीं हो पाती और हमारी मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि दोनों मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर क्या है। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता के अंतर की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में कि मृदा उर्वरता है क्या। तो जो अभी हमने स्टडी किया, हमने अभी सुना, हमने पढ़ा कि मृदा उर्वरता का संबंध है पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा एवं सही अनुपात में पौधों को उपलब्ध कराना। जबकि उत्पादकता की अगर हम बात करते हैं तो उत्पादकता का अर्थ है प्रति हेक्टेयर भूमि फसल उत्पादन क्षमता से। सेकंड पॉइंट है मृदा उर्वर। जो उर्वर मृदा है वो उत्पादक हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि अगर मृदा उर्वर है, उसने फसल अच्छी तैयार की है और मौसम की किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण या किसी जानवर के फसल खेत के अंदर घुस जाने के कारण इनसे फसल हमारी खराब हो सकती है और हमें अच्छी आय प्राप्त नहीं हो सकती, जिससे मृदा उत्पादकता कम हो सकती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी, क्योंकि अगर हमें फसल से अच्छी आय प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब मृदा उर्वर थी, और उर्वर थी तो उससे हमें अच्छी आय प्राप्त हो गई, तो हमारी मृदा उत्पादक भी है। अतः उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उर्वर मृदा है तो वो हमेशा उत्पादक होगी। थर्ड पॉइंट है मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा, इन सब का संबंध, इन सब से हम मृदा की उर्वरता को निर्धारित करते हैं। यानी मृदा की भौतिक दशा कैसी है, ये मृदा उर्वरता को बताती है। रासायनिक स्थिति, पौधों में सूक्ष्म जीवों की स्थिति या मृदा की जैविक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की स्थिति, ये सभी मृदा की भौतिक दशा को बताते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता निर्धारित होती है। जबकि मृदा की उत्पादकता की अगर हम बात करें तो मृदा उत्पादकता हमारी जो फसल की लागत है, फसल तैयार करने की लागत है यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। मृदा उर्वरता है उत्पाद या उपज की जो मांग है, फसल पैदा करने में जो लागत आई है, वो सभी निर्धारित करने या वो सभी जोड़ने के बाद में हमें पता लगता है कि हमारी मृदा की उत्पादकता क्या होगी। यानी कि ये कहा जाए कि लाभ और जो हमारी फसल उत्पादन लागत है, इन दोनों से हमारी उत्पादकता फसल की तय होती है। नेक्स्ट है मृदा उर्वरता को हम प्रयोगशाला में जांच सकते हैं कि मृदा के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है या कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में है या कौन से पोषक तत्व संतुलित मात्रा में, इन सब की जांच हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। लेकिन मृदा उत्पादकता की जांच केवल खेत में ही की जा सकती है, यानी कि मार्केट के अंदर या क्षेत्र के अंदर हम
मृदा उत्पादकता को जांच सकते हैं, क्योंकि मृदा की उपज या मृदा की आय से ही हम मृदा उत्पादकता को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे प्रयोगशाला में नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट है मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है, यानी कि ये कहा जाए कि मृदा उत्पादकता का एक विशेष एक छोटा भाग है मृदा उर्वरता, और इस पर किसी प्रकार के आर्थिक नियम, मृदा उर्वरता पर ना आर्थिक नियम का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना मांग का, ना पूर्ति का, ना उत्पादन व्यय, ना उपज के मूल्य, यानी कि ये सभी जो फैक्टर हैं इन सब से मृदा उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कौन से फैक्टर? आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन व्यय, उपज, इन सब का कोई, उपज मूल्य का कोई प्रभाव मृदा उर्वरता पर नहीं होता। लेकिन मृदा उत्पादकता की बात करें तो ये एक व्यापक शब्द है और मृदा उर्वरता एक सूक्ष्म शब्द है। तो मृदा उत्पादकता व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं, आर्थिक नियम सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार जो हमने अभी देखा कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में जो अंतर है, अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार होते हैं, लेकिन इसे कंटिन्यू आप देखें और इसका अध्ययन करें। जो अभी आपने देखा उसमें हमने अभी पढ़ा मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उत्पादकता क्या है, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और इसी के साथ ही हमने देखा मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।